नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अरूप मेरे यूट्यूब चैनल हेल्थ फ्रेंड में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं कार्डियोवास्कुलर डिजीज़, हार्ट अटैक और कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ के रिस्क फैक्टर्स के बारे में बहुत अहम जानकारी शेयर करने जा रहा हूं। ये वीडियो स्टार्ट करूं उससे पहले आप सभी से विनम्र निवेदन करूंगा कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें और अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ साथ आपके मन में कोई भी सवाल हो, उस सवाल को आप निसंकोच मुझे कमेंट के रूप में ज़रूर भेज सकते हैं। मैं आने वाले समय में वीडियो के रूप में विस्तार पूर्वक आपके हर सवाल का जवाब पूरी तरह से देने की कोशिश करूँगा। आप जो भी मुझे सुझाव देना चाहते हैं कमेंट करके भेजिए। आपके हर सुझाव का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ। तो मैं ये वीडियो स्टार्ट करने जा रहा हूँ, कृपया ध्यान से सुनिएगा। ये कार्डियोवास्कुलर डिजीज़, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ या हार्ट अटैक जो दिल से संबंधित बीमारियां हैं, वो सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 1990 में करीब करीब 23 लाख लोगों की ज़िंदगी जो है उससे चली गई थी। वही आंकड़ा 2020 में, ये मेरा बनाया हुआ आंकड़ा नहीं है, सरकारी आंकड़ा कह रहा है कि 45 लाख लोगों का करीब करीब जो है, आप समझ लीजिए कितने लोग इन 10 सालों में बढ़ गए। दुगुने लोग हो गए हैं। 45 लाख लोग 2020 में सिर्फ हार्ट संबंधित बीमारियों से अपनी ज़िंदगी गंवा चुके हैं। सरकारी आंकड़ा कह रहा है कि 1.6% से बढ़ करके 7.4% ग्रामीण जनताओं को हार्ट संबंधित बीमारियों से जान गंवाना पड़ रहा है। वही शहरी जनताओं में 1 से बढ़ करके 13.2% लोगों का जान जा रहा है सिर्फ हार्ट संबंधित बीमारियों से। तो आप समझ लीजिए इस बीमारी की गंभीरता और हार्ट के प्रति हमारी कितनी लापरवाही है और कितनी अज्ञानता है, जिससे असमय में मृत्यु की ओर हमें जाना पड़ रहा है। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने हार्ट संबंधित कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ेस को 3 श्रेणियों में बांटा है: मेजर, कंट्रीब्यूटरी और मॉडिफाइबल। इसको मैं सरल भाषा में ये कहूँगा कि कुछ इस्केमिक हार्ट डिजीज़ होते हैं जो वंशाणु परंपरा से आते हैं। कुछ कंट्रीब्यूटरी फैक्टर्स होते हैं जिसमें क्या है, हमारे कई तरह के रिस्क फैक्टर हैं जिसको आगे को मैं मेंशन करूँगा, उसके वजह से भी होते हैं। और कुछ तो एज वाइज इलनेस हैं जो उम्र के मुताबिक हैं। कुछ रिस्क फैक्टर जो हैं जैसे एज, जेंडर और फैमिली हिस्ट्री, इसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। 65 साल के ऊपर के पुरुषों को हमेशा हार्ट की डिजीज़ होने का खतरा रहता है और महिलाओं में करीब करीब 55 साल के उम्र तक आते आते ये खतरा ज़रूर बढ़ जाता है। जिनकी फैमिली हिस्ट्री में जिन पुरुषों का जो है भाई या पिताजी का देहांत 55 साल की आयु में हार्ट संबंधित बीमारियों से हुआ है, तो उनका खतरा ये रहता है इस आयु वर्ग तक। और जिनकी सिस्टर्स का या जिनकी मदर्स का डेथ इस हार्ट संबंधित बीमारियों में हुआ है, खासकर महिलाओं में, वो 65 साल तक की उम्र में ये खतरा बना हुआ रहता है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि पुरुषों को ज़्यादा खतरा है हार्ट संबंधित बीमारियों को लेकर के, और ज़्यादा संजीदा और ज़्यादा जागरूक होने की आवश्यकता है पुरुषों को महिलाओं की तुलना में। मैं ये नहीं कह रहा कि महिलाओं को जागरूक होने की ज़रूरत नहीं है, महिलाओं को भी जागरूक होने की ज़रूरत है, लेकिन पुरुषों के जो मृत्यु दर है हार्ट संबंधित बीमारियों का वो ज़्यादा है। तो रिस्क फैक्टर में जो पहला फैक्टर है वो स्मोकिंग का है। तो हमें ये आदत बिल्कुल चेंज करना होगा, स्मोकिंग बिल्कुल त्याग करना होगा। टोबैको रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट हैं तंबाकू से जुड़े हुए, उनको हमको दूर हटाना होगा, क्योंकि वो हमारे हार्ट को डैमेज कर रहे हैं, हमारे ब्लड के सेल्स को पूरी तरह से डैमेज कर रहे हैं। अल्कोहल के कंजम्पशन को भी रेस्ट्रिक्ट करना होगा, हो सके तो आप बंद ही कर दीजिए। मेरा व्यक्तिगत मत भी है कि अल्कोहल कोई अच्छी चीज़ नहीं है, आप बंद कर दीजिए उसको। लेकिन अधिकांश चिकित्सकों का मत है कि आप उसको लो लिमिट में ला सकते हैं। ओबेसिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। मोटापा जो है बिल्कुल कंट्रोल रखने की कोशिश करना चाहिए। मोटापा अधिकांश जो है हार्ट संबंधित जो है मृत्यु
को बढ़ाने के जो प्रतिशत है, मृत्यु दर ज़्यादातर हार्ट वाले पेशेंट का इसीलिए बढ़ा है कि वो अधिकांश लोग मोटापा से ग्रसित थे। हाई बीपी नहीं होना चाहिए, बीपी को रेगुलर इंटरवल में चेक कराना चाहिए। 120 ऊपर की बीपी और 80 नीचे का, तो ये मेंटेन होना चाहिए। डायस्टोलिक और सिस्टोलिक बीपी अगर मेंटेन्ड है तो बहुत हद तक हार्ट हमारा वीकनेस से बच जाएगा, कमज़ोर होने से बच जाएगा। कोलेस्ट्रॉल एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। हमेशा कोशिश ये करना चाहिए जो गुड कोलेस्ट्रॉल है वो ज़्यादा मात्रा में रहे और बैड कोलेस्ट्रॉल कम मात्रा में रहे, और जो टोटल सेरम कोलेस्ट्रॉल है वो 200 से नीचे रहना चाहिए, और ट्राइग्लिसराइड जो फैटी एसिड है वो भी मेंटेन रहना चाहिए। आप कम से कम जिनके परिवार में इस्केमिक हार्ट डिजीज़ की केस हिस्ट्री है, जिनके परिवारों में हार्ट से बीमारी से किसी का जान पहले भी जा चुका है, उनको ज़रूर लिपिड प्रोफाइल अपना जो है कोलेस्ट्रॉल के कंप्लीट टेस्ट जो है साल में 1 से 2 बार जरूर कराने चाहिए। टाइप 2 डायबिटीज़ मेलिटस भी हार्ट डिजीज़ का एक बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है। टाइप 2 डायबिटीज़ मेलिटस में फास्टिंग शुगर 70 से 110 से बीच में रहने की कोशिश करना चाहिए। चिकित्सक के मार्गनिर्देशन अनुसार दवाइयों को और लाइफ स्टाइल को मॉडिफाई करके और डाइट को कंट्रोल रखना चाहिए। खाना खाने के बाद जो पीपी का शुगर है वो कम से कम आप कोशिश कीजिए कि 120 से 160 के नीचे ही रखने का कोशिश करना चाहिए। अगर आप इन चीज़ों को मेंटेन रखेंगे और योगा, प्राणायाम और एक्सरसाइज और सिंपल वे ऑफ लिविंग रखेंगे, स्ट्रेस से बचने की कोशिश करेंगे, मेडिटेशन, सिंपल एक्सरसाइजेस को फॉलो करेंगे, तो मैं उम्मीद करता हूँ काफ़ी हद तक आप हार्ट की डिजीज़ को आप टाल सकते हैं और उससे बच सकते हैं। तो अगर मेरी दी गई जानकारी से आपको अच्छा लगा है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए ये इन्फॉर्मेशन, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और मुझे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। इसके अलावा जो भी सवाल हो या जो आप अगर मुझसे प्रत्यक्ष मिलना चाहते हैं तो मेरा क्लिनिक्स के एड्रेस और मेरा व्हाट्सएप नंबर यूट्यूब प्रोफाइल में दिया हुआ है, आप वहाँ पर भी संपर्क करके मुझसे मिल सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।